गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। यह इंग्लिश लैंग्वेज में फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की दूसरी कड़ी है, जिसमें आज हम सीखेंगे स्पीच या पैराग्राफ क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और नाउन या संज्ञा क्या होता है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले इससे पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि लेटर क्या होता है। हम जो अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक जो लिखते हैं या पढ़ते हैं, उनमें से पर्टिकुलर एक एक जो संकेत होते हैं, इनको हम कहते हैं लेटर। तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं और इन सब के समूह को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। फिर हमने देखा था वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, वर्णों का समूह, मीनिंगफुल या जिसका कोई अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने 3 लेटर को एक साथ लिया, तीनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखा RAT, जिसका मतलब होता है चूहा, जिसका कोई एक अर्थ निकलता है हिंदी में। उसके बाद हमने देखा उसको अल्टरनेट कर दिया, चेंज कर दिया वर्ड को। अब सामने आ गया TAR, टार या टर। तो जैसे मेंढक की आवाज होती है टर टर, तो इसका भी एक अर्थ निकला। या ईद के चांद के मेले को भी टर कहते हैं। इसी प्रकार से हमने कॉम्बिनेशन को फिर से चेंज कर दिया, तो ART, आर्ट बन गया। आर्ट, इसका भी एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में कला कहते हैं। तो उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन में से RTA और ATR का कोई मतलब नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, तो ये वर्ड नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे। फिर हमने अगला देखा था सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता था जो अपने आप में पूर्ण होता था और उनका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस, जिसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हम उस सेंटेंस को कौन से प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर मिलता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। बाकी बचे हुए भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और यह जो सेंटेंस होता है वह कथन हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, विस्मय कारक हो सकता है, या कोई आदेश भी हो सकता है। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल और केवल एक खंड होता है और एक वर्ब होता है, सिंगल वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। फिर हमने देखा था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 खंड होते हैं, 2 पार्ट होता है, एक पार्ट और ये एक और पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। यह एक सिंपल सेंटेंस होता है, यह भी एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो इस पार्ट में एक वर्ब होगा और इस पार्ट में एक वर्ब होगा, और ये दोनों जो है कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। एंड, दैट, बट, इस तरह से जो हमारे कंजक्शन होते हैं उनके द्वारा ये दोनों सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फिर आपका तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें से पहला पार्ट जो होता है वह होता है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। फिर दूसरा पार्ट जो होता है वो भी डिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक जो खंड होता है वह पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, और दूसरे खंड पर निर्भर करता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आता है आपका चौथा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको 3 खंड मिलेंगे। पहला खंड जो है आपका इन तीनों में से कोई एक खंड जो है आपका डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है बाकी खंडों से। बाकी इस तरह से हम जो है मिला देते हैं। आप कह सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाने पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है तीसरे खंड का। इन दोनों को मिलाकर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और इन दोनों को मिलाकर आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इस प्रकार से ये तीनों आपस में जब मिल जाते हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों पिछले क्लास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखते हैं दोस्तों स्पीच या पैराग्राफ
क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पीच क्या होता है। स्पीच होता है आपका ध्वनियों द्वारा विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति, कि हम ध्वनि द्वारा विचार या हमारी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करें तो वह स्पीच कहलाता है। तो कोई भी एक विचार आपके दिमाग में आया जिसको आप सामने वाले को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उससे कड़ी कड़ी जोड़कर उसको आप सामने वाले को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका एक स्पीच या भाषण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वाक्यों की एक श्रृंखला होती है, संबंधित वाक्यों की एक श्रृंखला होती है। पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ रिलेटेड सेंटेंस, संबंधित वाक्यों की एक श्रृंखला होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि स्पीच और पैराग्राफ क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा। इस पेज में हेडिंग लिखा हुआ है द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड। जो ब्लड डोनेट करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है, यह एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक विचार है कि उसके विचार में ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो यह जो है अपना विचार रखा हुआ है पूरा का पूरा 2 पेज का अपना विचार रखा हुआ है। तो ये पूरे के पूरे जो पेज हो गए 2 पेज, ये हो जाते हैं आपके स्पीच। और उस स्पीच में से एक वाक्य जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाक्य जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये हो जाते हैं आपके पैराग्राफ। और ये पूरा का पूरा जो पेज है यहाँ से लेकर ये उसका जो विचार है यहाँ से लेकर का यहाँ तक, ये सब कहलाते हैं आपके स्पीच। यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। और इसमें जो सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं पैराग्राफ। तो ये हो गई दोस्तों आपकी स्पीच और पैराग्राफ। अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। तो यह शब्द भेद जो है कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं, या किसी स्पीच में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, तो जिसको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सबसे पहले आपको स्पीच में देखने को मिल जाएगा नाउन या संज्ञा। दूसरा होगा आपका प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होगा आपका एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। चौथा है आपका वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। पांचवा है आपका एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां है आपका प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। सातवां है आपका कंजक्शन, जिसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और आठवां है आपका इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। तो हम एक एक करके इन सब को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पोर्शन, नाउन जिसको हम संज्ञा भी कहते हैं। तो हम ये शुरुआत करते हैं। तो नाउन क्या है? संज्ञा एक ऐसा शब्द है, सबसे पहले यहाँ सोचने वाली बात है कि वो एक शब्द है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी चीज या चीज के समूह को व्यक्त करता है, चीज या चीज के समूह को व्यक्त करता है। और वह क्या हो सकता है? वह जीवित प्राणी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, कार्य हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, या अस्तित्व की स्थिति या विचार हो सकता है। इनको हम कहेंगे संज्ञा। तो अ नाउन इज ए वर्ड दैट फंक्शन इज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग और सेट ऑफ थिंग्स सच एज लिविंग क्रिएचर, ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज। ये होते हैं आपके नाउन। तो नाउन अब कितने प्रकार के होते हैं अब हम ये देखते हैं। नाउन को हम देखा जाए तो नाउन जो है प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नाउन को हम अलग अलग आधार पर बांटे हैं। प्रकृति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नंबर के आधार पर, कारक के आधार पर, इन सब के आधार पर अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं।
तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। यदि प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा जो है आपका 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए सबसे पहले हम इस कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन को आप देखें तो यहाँ पे देखिए निर्दिष्ट समूह, यह एक समूह होता है, ग्रुप होता है, स्पेसिफाइड ग्रुप होता है। ऐसा वर्ड होता है जो स्पेसिफाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, निर्दिष्ट समूह को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगले सेंटेंस देखिए, बॉय लड़का। लड़का किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं, यह पूरा एक समूह को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी चीज को देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए फिश। फिश में हम सारे मछलियों को एक साथ कहते हैं फिश, किसी पर्टिकुलर एक मछली का नाम नहीं लेते, भाई ये कतला कतला है या कोई अलग फिश है जिसका अलग से पर्टिकुलर नाम हम नहीं लेते हैं, बल्कि फिश उस सब ग्रुप को कहते हैं। यदि पर्टिकुलर नाम ले लिए तो वो दूसरे नाउन में आ जाएगा, नाउन के दूसरे टाइप में आ जाएगा। तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट, जैसे सांप हो गया, स्नेक, तो हम पर्टिकुलर किसी सांप का नाम लें तो वो आपका अलग नाउन हो जाएगा, पर सांप कहें तो होता है आपका कॉमन नाउन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा वे गुण हैं या विचार हैं या अवधारणा है जिसको हम इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। कोई एक इंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, पर पांचों इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते। और इन सभी चीजों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, मतलब भौतिक रूप से आपको इस दुनिया में नहीं मिलेंगे, तो उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपका सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ये जैसे शब्द हैं, भाव हैं, इनको हम पांचों इंद्रियों द्वारा एक साथ अनुभव नहीं करते, हम किसी एक इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो इनको कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो आती हैं, ये आते हैं आपके भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा को हम सबसे आसान तरीके में कहें तो इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, और इनको हम पांचों इंद्रियों द्वारा एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। अब बात आती है आपका अगला नाउन, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है क्या? ये वे वर्ड हैं, शब्द हैं, जिनको हम पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं और इनका भौतिक अस्तित्व होता है। इनको पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं और इनका भौतिक अस्तित्व होता है, उनको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें आप देख सकते हैं डियर, कॉम कंघी, वाटर, स्टीम, कॉपर, वैली, टीचर, ये जो है इनका भौतिक अस्तित्व है, दुनिया में इनका वजूद है, और इनको हम चाहें तो पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, तो इनको हम लेते हैं पदार्थवाचक संज्ञा में। तो अगला हम देखते हैं, आपका चौथा टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि मैं कहूं बॉयज, मतलब ये होते हैं लड़के, तो इसमें एक समूह दिखाई देता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये भी लड़का है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन सब को मैंने एक साथ लड़के कहा। अब इसमें से पर्टिकुलर यदि एक का मैं नाम लेता हूं और कहता हूं कि भाई राहुल तुम इधर आओ,
तो ये पर्टिकुलर राहुल किसी एक का नाम है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। यदि सबको मैं एक साथ बोलूं, इसमें से पता नहीं चले कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पूरे समूह को बता रहा हूं, तो वो हो जाते हैं आपके कॉमन नाउन। और उनमें से पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करूं या एक विशेष वस्तु के बारे में बात करूं, तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन। और ग्रुप समूह में बात करें तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। तो इस तरह से आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, 4 प्रकार के नाउन हो गए। अब हम अगला देखते हैं आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। भाई काउंटेबल नाउन में एक चीज हमको जानना है, काउंट का मतलब होता है गिनना, मतलब काउंटेबल नाउन गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन गिना नहीं जा सकता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, पर ध्यान रहे मापन कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा को हम मापन कर सकते हैं और साथ में गिन भी सकते हैं, मापन भी कर सकते हैं और गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम मापन तो कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। मापन किया जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। इसमें मापन भी कर सकते हैं और गिन भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यदि मैं आपको कहूं टेबल, योर बुक इज ऑन द टेबल, कि तुम्हारा जो पुस्तक है वह टेबल, किचन टेबल के ऊपर है, तो बुक यह एक नाउन आया, तो बुक कितना बुक है उसको हम गिन सकते हैं। किचन टेबल या टेबल उसको भी हम गिन सकते हैं। घर में जितने भी पुस्तकें होंगी हम आराम से गिन सकते हैं और टेबल को भी गिन सकते हैं। लेकिन आपके घर में यह कहा जाए देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में और पानी नहीं है, तो पानी को आप गिन सकते हैं क्या? पानी का मापन आप कर सकते हैं, 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन पानी को आप गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जिसको आप गिन सकते हो काउंटेबल नाउन में आता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज क्लास में पढ़ा, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि स्पीच या पैराग्राफ क्या होता है। स्पीच होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार या भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, या जिन शब्दों के द्वारा या सेंटेंस के द्वारा जो है वो व्यक्त करता है, उसको हम कहते हैं स्पीच। और उन्हीं स्पीच में से ही कुछ भाग जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच में कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनको सबको हमको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि आपको मैं सरल से सरल भाषा में उपलब्ध कराऊं, जिससे हम सभी को आसानी हो अंग्रेजी भाषा सीखने में। तो हम जो शुरुआत किए थे दोस्तों नाउन। नाउन क्या होता है हमने ये देखा। तो नाउन ऐसा शब्द है जो किसी चीज या चीज के समूह को व्यक्त करता है, जो जीवित प्राणी, वस्तु, स्थान, कार्य, गुण, अस्तित्व की स्थिति या विचार हो सकता है। तो नाउन को मैंने अपने हिसाब से अलग अलग आधार पर बांटा है, जिसमें सबसे पहले मैंने प्रकृति के आधार पर बांटा है, फिर दूसरा जो है जेंडर या लिंग के आधार पर बांटा है, और तीसरा जो है नंबर या संख्या के आधार पर, और चौथा जो है केस या कारक के आधार पर। तो पहला जो सेक्शन है इसमें का प्रकृति के आधार पर संज्ञा या नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा कि प्रकृति के आधार पर नाउन जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने लिया कॉमन नाउन, दूसरा मैंने लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा मैंने लिया कॉन्क्रीट नाउन, चौथा लिया प्रॉपर नाउन, फिर मैंने लिया काउंटेबल, फिर अनकाउंटेबल। अब यहीं से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम किसी वस्तु या विचार के समूह की बात करें तो कॉमन नाउन, अब पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन। यदि वह वस्तु या वह चीज इंद्रियों द्वारा महसूस है, कॉन्क्रीट नाउन, इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसका भौतिक अस्तित्व है तो कॉन्क्रीट नाउन, और इंद्रियों द्वारा
सभी इंद्रियों द्वारा महसूस न कर सकें और उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है और मापन किया जा सकता है, वो आते हैं आपके काउंटेबल नाउन में। और जिनको न तो गिना जा सकता है पर मापन किया जा सकता है, वो आते हैं आपका अनकाउंटेबल नाउन में। तो दोस्तों, इस तरह से आज का क्लास जो है हमारा समाप्त होता है। और किसी भी प्रकार से कोई सुझाव हो या सुधार करने के लिए जो भी आपको नज़र आता है, तो बेशक आप जो है डिस्कस करिएगा। मेरी उम्मीद है कि जिससे हम सब आसानी से अंग्रेजी भाषा सीख सकें। शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट।